रात का 1 बज रहा था और मैं जाग रही थी। बात ही कुछ ऐसी परेशानी वाली थी कि मुझे नींद आ ही नहीं सकती थी। वजह अम्मा की बातें थी जो उन्होंने मेरी सास के बारे में मुझे बताई थी। मेरे पति गहरी नींद में थे और मैं इन्हीं सोचों में परेशान हो रही थी कि अम्मा ने जो बातें मुझे बताई हैं उनमें कितनी सच्चाई है। मुझे अंदर घुटन होने लगी तो मैं बाहर आ गई। पानी पीकर वापस कमरे में जाने लगी थी कि जब मैंने अपनी सास को काली चादर ओढ़े कमरे से बाहर निकलते देखा। अम्मा की बातें मेरे कानों में गूंजी। काव्या, तू शादी तो कर रही है मगर अपनी सास से बच के रहना, वो तुझे बसने नहीं देगी। देख लेना, जादू टोना करेगी और तेरा घर तबाह कर देगी। मैंने वैसे तो अम्मा की बातों पर यकीन करना था कि नहीं, मगर अभी रात के इस पहर मेरी सास काली चादर ओढ़कर कहाँ जा रही थी। सास कहीं बाहर नहीं गई बल्कि छत पर बने स्टोर में चली गई और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मुझे अम्मा की बातों पर यकीन आने लगा। मुझे उम्मीद था कि जैसे अम्मा कह रही थी उस हिसाब से मेरी सास मुझ पर बहुत जुल्म सितम करेगी, मगर शादी को 2 हफ्ते हो गए थे और अभी तक तो सब कुछ अच्छा जा रहा था। ना सिर्फ मेरी सास बल्कि ननद भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। सब दिखावा भी तो हो सकता था, पता नहीं क्या सच था और क्या झूठ, मगर मैंने अपनी सास पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। वो अक्सर रात के वक्त उठती और छत पर बने कमरे में जाकर बंद हो जाती। उस दिन मैं अम्मा से मिलने गई तो मुझे हैरत हुई जब अम्मा ने कुरेद कुरेद कर मेरी सास के बारे में पूछा, और जब मैंने सास के बारे में आधी रात को छुपकर जाकर कमरे में बंद होने का जिक्र किया तो माँ कहने लगी, देखा, मैं ना कहती थी कि कुछ तो चक्कर जरूर है, वो तुम पर जादू टोना कर रही है। यह बात बुआ ने सुन ली जो कुछ दिनों के लिए आई हुई थी। कहने लगी, तुम्हें अच्छे से पता है वो इस किस्म की औरत नहीं है, यह और कुछ नहीं तुम्हारे अंदर का चोर बोल रहा है। बुआ ने अम्मा को अच्छा खासा डांट दिया और फिर मुझे कहने लगी, काव्या, अपनी माँ की बातों में मत आना। तुम्हारी सास एक अच्छी इंसान है। और वाकई में मैंने अपनी शक का पर्दा उतार कर देखा तो अपनी सास को अच्छी औरत पाया। अपना शक दूर करने के लिए मैंने एक दिन चोरी चोरी एक सुराख से छत वाले स्टोर रूम में झांक कर भी देखा था कि देख सकूं मेरी सास अंदर क्या करती है, मगर उसे पूजा पाठ करते देखकर मैं दंग रह गई थी और बहुत शर्मिंदा हुई। फिर मैंने अपना दिल अपनी सास की तरफ से साफ कर लिया, मगर अम्मा की तरफ से अभी भी मुझे शक था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। इन्हीं उलझनों बीच 2 माह गुजर गए और मेरे पति की छुट्टी खत्म हो गई। उस दिन पति को परदेश जाना था। उसकी सुबह 5 बजे की फ्लाइट थी और मैंने अपनी माँ को खास तौर पर कहा था कि वह रात को ही मेरे पास आ जाएं ताकि अपने इकलौते दामाद को विदा कर सकें, मगर मेरी अम्मा नहीं आई और यही नहीं, अपना फोन भी बंद कर लिया कि मैं उससे फोन करके पूछ ना लूं। मुझे अपने ससुराल में बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी क्योंकि सारे ससुराल वाले के रिश्तेदार आए हुए थे और मेरे मायके से सिर्फ माँ थी और वह भी नहीं आई। मुझे लगा कि शायद मेरी सास और नंद मुझे बातें सुनाएंगी, मगर उन्होंने मेरी इज्जत रखी और सबको कहा कि दुल्हन की माँ किसी खास की मौत हो गई है, वहाँ गई हैं, इसलिए नहीं आ सकी। मेरा पति चला गया तो मैं फिर अम्मा से बात करना चाही, मगर फोन ऑफ था। अम्मा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जाने क्या बात है कि जब से मेरी शादी हुई थी मेरी माँ मेरे ससुराल वालों से मिलने से कतरा रही थी। मैंने बार बार नोटिस किया, अम्मा एक बार भी मेरे सास के सामने नहीं आई। शादी भी तो अजीब तरह से हुई थी और मैं शादी से पहले अपने ससुराल वालों को नहीं जानती थी और ना ही कभी देखा था, बल्कि यह लोग कौन थे हमें पता ही नहीं था, ना हमने कभी एक दूसरे को देखा था। शादी मेरी बड़ी बुआ ने करवाई थी। पापा तो तभी मर गए जब मैं इंटर में थी। मुझे याद है कि जब पापा मरे बड़ी बुआ उनके पास ही थी और पापा उनको मेरी शादी का कुछ कह रहे थे। शायद उन्होंने
कोई खास इच्छा कर रखी थी, मगर मुझे पता नहीं चला क्योंकि वह काफी धीरे धीरे बात कर रहे थे और सिर्फ बुआ को सुनाई दिया। क्या बात कह गए हैं, शायद बड़ी बुआ से कोई वादा लिया था। जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली तो एक दिन बुआ को अम्मा से बातें करते सुना। वह कह रही थी कि काव्या की शादी वही होगी जहाँ मेरे मरे हुए भाई ने तय की थी, और अम्मा ने शोर मचाया कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मगर बुआ ने उन्हें डांट कर चुप करवा दिया और कहा कि काव्या की शादी तो उसी लड़के से होगी जिससे मेरा भाई तय करके गया है। मैं यह सब सुनकर बहुत परेशान हो गई थी कि पापा ने जाने किसके साथ मेरी शादी तय करके गए हैं। उन्होंने तो कभी इस सिलसिले में बात नहीं की और ना ही कभी कुछ कहा कि तुम्हारी शादी इस इंसान से कराऊंगा। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं अपनी पसंद से शादी करूं और यह बात मेरी माँ को भी मालूम थी, इसलिए अम्मा ने मुझे बुआ के आगे कर दिया कि मेरी बेटी वहाँ शादी नहीं करना चाहती। जाने अम्मा को क्या डर था, शायद अम्मा उन लोगों को जानती होगी तभी इतना गुस्सा हो रही थी। फिर बुआ ने मुझे अब्बा का खत दिया जिसमें उन्होंने मुझे वहीं शादी करने को कहा था जहाँ वह तय करके गए थे। फिर मैंने अपने बाप की इच्छा पर अमल करते हुए मैंने हाँ कर दी तो मेरी माँ का रंग उड़ गया। मुझसे कहने लगी वहाँ शादी ना कर, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे वह लोग, वहाँ मत कर शादी। मगर मैं पापा की आत्मा को नाराज नहीं कर सकती थी। फिर मेरी होने वाली सास और नंद हमारे घर आए तो मेरी सास अम्मा को गले लगाकर कान में कुछ कहा तो अम्मा अंदर चली गई और फिर बाहर नहीं आई। मुझे शक हुआ शायद वो लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे। शादी के सारे इंतजाम बुआ ने किए। अम्मा मेहमानों की तरह मेरी शादी में 2 घंटों के लिए आई और चली गई। वह मुझसे नाराज थी। मुझे विदाई करते वक्त कहने लगी, अब देखना तेरी सास तुझसे बदला लेगी, वह तुझे चैन से रहने नहीं देगी। यह कहते हुए माँ की आंखों में आंसू थे और पहली बार मुझे लगा कि शायद मैंने अम्मा की बात ना मानकर अपना नुकसान कर लिया है, मगर ऐसा कुछ नहीं था। मेरा पति बहुत अच्छा था और सास और नंद ने भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। जरूर अम्मा को गलतफहमी हुई थी। बुआ तो मेरी शादी करवाकर अपने शहर वापस चली गई थी, मगर अम्मा ने मुझे अपने घर बुलाना भी जरूरी नहीं समझा और मेरे बहुत कहने पर कहा कि मैं सिर्फ तुम दोनों मियाँ बीवी को दावत दूंगी, तुम्हारी सास का सामना नहीं करना चाहती। मेरे पति को बहुत बुरा लगा। मेरी सास बहुत अच्छी थी। उसने कहा कि तुम दोनों अकेले ही जाओ, मेरे ससुर तो थे नहीं, सिर्फ सास थी। पर जाने अम्मा को मेरी सास से क्या मसला था। वो बेचारी तो बहुत अच्छी थी और मुझे अपनी बेटी बनाकर रखा था। शादी के 1 माह बाद पति अब परदेश चला गया था और मेरी माँ उसको विदा करने भी नहीं आई थी और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि मेरी इज्जत क्या रह गई। मैं मेहमानों के जाने के बाद अपने कमरे में जाने लगी तो नंद की बातें सुनकर रुक गई। वह अपनी माँ से बात कर रही थी कि भाभी की अम्मी को आना चाहिए था। सब मेहमान बातें बना रहे थे। मेरी सास ठंडी आह भर कर बोली, मैं जानती थी कि वह नहीं आएगी, वह मेरा सामना नहीं करना चाहती। नंद कहने लगी, अम्मा आप दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? कोई तो राज है जिसे आप छुपा रहे हैं। मेरी सास कहने लगी, छोड़ो, तुम अभी छोटी हो इसलिए इन बातों को रहने दो। मैं कल खुद उसके घर जाऊंगी, बहू को पता ना चले बस। आखिर मेरी सास करना क्या चाह रही है और इसकी और मेरी माँ के बीच क्या चल रहा है। अगले दिन मेरी सास मुझे कहने लगी, बहू मैं जरा बाजार जा रही हूँ, दरवाजा बंद कर लो। मैंने कहा मुझे भी साथ ले जाएं, तो कहने लगी फिर कभी ले जाऊंगी, इस वक्त तो मैं अब तैयार हूँ। वह चली गई तो 5 मिनट बाद मैंने देखा कि मेरी नंद कमरे में सो रही है तो मैं ताला लगाकर सास के पीछे चल पड़ी। वह वाकई मेरी माँ के घर ही जा रही थी। दरवाजे पर पहुंचकर जब मेरी सास ने अपना नाम बताया तो मेरी माँ ने दरवाजा नहीं खोला। वह बेचारी दरवाजा खटखटाती रही और मायूस होकर पलट आई। उससे पहले मैं घर आ गई और सास को शक न होने दिया कि मैं उसके पीछे गई थी। अगले दिन अभी मैं अम्मा की तरफ जाने का सोच रही थी कि मुझे मोहल्ले की एक दोस्त का फोन आया।
वो कह रही थी कि तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक हुआ है। मैंने अपनी सास के साथ अस्पताल भागी। डॉक्टर ने कहा कि उनका ख्याल रखना पड़ेगा वरना दोबारा भी अटैक हो सकता है। मेरी सास ने मुझे कहा कि तुम्हारी माँ अब अकेली है, उसे अपने पास ससुराल में ले आओ, हमें कोई एतराज नहीं। मगर जब यही बात मैंने अम्मा से की तो उसके रंग उड़ गए। वो कहने लगी कि मैं तुम्हारी सास की साजिशों में नहीं आऊंगी, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। यह कहकर अम्मा रोने लगी तो मुझे मजबूरन अम्मा की देखभाल के लिए जाना पड़ा। मेरी माँ मुझे असमंजस में डाल रही थी। इतना तो मुझे शक हो गया था कि जरूर मेरी सास और मेरी माँ एक दूसरे को जानते हैं, मगर कैसे यह समझ नहीं आ रहा था। बुआ को खबर मिली तो वो आई थी, तो मैंने उनसे ये राज पूछा तो बुआ मुझे कुछ बताने ही लगी थी कि अम्मा पहुंच गई और मुझे डांट कर कमरे से बाहर निकाल दिया और बुआ से कहा कि अगर काव्या को आपने सारे राज बता दिए तो मैं अपनी जान दे दूंगी, उसे कुछ नहीं पता चलना चाहिए। बुआ ही मुझे ससुराल छोड़ने गई और जिस तरह वो मेरी सास के साथ बात कर रही थी मुझे लगा कि वो मेरी सास को अच्छे से जानती है। सास और नंद बहुत अच्छी थी और मेरी सास तो मुझे रोज कहती थी कि अपनी बूढ़ी माँ को यहीं बुला लो, तुम्हें भी सुविधा हो जाएगी और तुम्हारी माँ भी अकेली नहीं रहेगी। मैं अम्मा को उस दिन लेने गई कि चलकर मेरे साथ रहो, तो अम्मा घबरा गई और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो उसके हाथ में काले रंग की थैली थी। रोते हुए कहने लगी कि यह थैली जाकर अपनी सास को दे देना, मगर खुद खोलकर मत देखना और अपनी सास को कहना कि मुझे माफ कर दे। माफ करने वाली बात पर मैं चौंक गई। यह क्या बात हुई? क्या मेरी माँ ने मेरी सास के साथ कुछ गलत किया है जो यूँ माफी मांग रही है? पर मैंने घर आकर सास को वो काले रंग की थैली दे दी। मुझे जानने की इच्छा हो रहा था कि उसमें ऐसा क्या है, मगर सास ने उसे मेरे सामने नहीं खोला और कमरे में चली गई। कुछ दिनों के बाद फिर मैं माँ की तरफ जाने लगी तो सास ने कहा उसे यहाँ आने के लिए राजी करो, वो अकेले नहीं रह पाएगी। घर जाकर अम्मा से कहा तो पिछली बार की तरह एक काले रंग की थैली लेकर कहने लगी अपनी सास से मेरी तरफ से माफी मांगना और उसको यह दे देना। मेरी सास उस थैली को पाकर बहुत खुश हो जाती और जैसे यह सिलसिला ही बन गया। जब भी अम्मा से मिलने जाती तो सास के लिए वह थैली जरूर देती, जिसमें जाने क्या होता था। मैं तो हैरत के सिवा और कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि अम्मा ने मना किया होता था कि इसको खोलकर नहीं देखना। मेरी सास उस थैली को पाकर बहुत खुश होती और मुझे कहती कि अपनी माँ को कहना मैंने उसे माफ किया। एक दिन मैं जब घर गई तो अम्मा अपने कमरे में थैली लेने गई, तो मैंने कहा अम्मा आज मैं खाना खाकर जाऊंगी, मेरे लिए खाना बना दें। अम्मा किचन में गई तो मैं तेजी से अम्मा की अलमारी का जायजा लेने लगी। पूरे कमरे की तलाशी ले ली, मगर वह काले रंग की थैलियाँ मुझे कहीं नहीं मिली, जिनमें से रोज अम्मा एक मुझे दे देती थी कि सास को दे दो। मैं मायूस होकर कमरे से बाहर जाने लगी थी कि मेरी नजर एक छोटे से संदूक पर पड़ी, तो संदूक पर ताला लगा हुआ था। जरूर उसी में सारे राज छिपे हुए थे। मैंने आज तक उस संदूक को खुला हुआ नहीं देखा था। जब भी मैं अम्मा से पूछती तो वो मुझे कहती थी इसमें बरसों पुराना सामान है और मैंने कभी जानने का इच्छा भी नहीं किया। अब मुझे लग रहा था कि जो भी राज है वो इसी में है। मैंने चाबी तलाश करनी चाहिए, मगर उसी वक्त अम्मा कमरे में आ गई तो मुझे अपना काम रोकना पड़ा। बातों बातों में यूं ही मैंने कह दिया अम्मा इस पुराने से संदूक को फेंक दो, वर्षों से यूं ही रखा हुआ है, बल्कि चाबी दो, अभी मैं इसे खाली करती हूँ। अम्मा के चेहरे की रंग बदल गई और कहने लगी कि मैं खुद कर लूंगी इसकी सफाई, तुम अभी खाना खाओ और अपने घर जाओ। अम्मा के इस तरह व्यवहार से मेरा शक यकीन में बदल गया। मेरी सास के काम भी कुछ कम नहीं थे। वह मुझसे थैली लेकर कमरे में चली जाती और घंटों बंद रहती और जब बाहर निकलती तो ऐसा लगता जैसे रोई हो। एक दिन मैंने जानने के लिए पहले ही सास के कमरे की खिड़की खोल दी और जब उसने दरवाजा बंद कर लिया
तो खुद खिड़की के पास चली गई ताकि खोलकर देख सकूं कि सास करती क्या है। मगर उसी वक्त मुझे मेरी नंद ने बुला लिया तो मैं उसकी बातें सुनने चली गई। कुछ देर बाद वापस आकर देखा तो सास रो रही थी। जाने अम्मा उसमें क्या भेजती थी कि खुद भी रोती थी और मेरी सास को भी रुला देती थी। मैं सोचने पर मजबूर हो गई, ऐसा क्या राज हो सकता है जो यह दोनों औरतें मुझसे छुपा रही हैं। मेरी नंद भी यह सब देखती थी, मगर वह जाने कैसी लड़की थी कि उसे इस किस्म की हरकतों के बारे में जानने की कोई दिलचस्पी नहीं थी और मुझसे भी कहने लगी, भाभी इतनी शक में ना रहा करो, जो राज दफन है उन्हें दफन ही रहने दो। उसकी इन बातों से मुझे शक होता था कि शायद वह बहुत कुछ जानती है। कुछ दिनों बाद की बात है, मेरी सास घर पर नहीं थी तो मैंने मौका का गनीमत समझते हुए उसके कमरे की तलाशी लेनी शुरू कर दी। अलमारी खोली तो सामने ही वह काले रंग की थैली नजर आ गई। अभी मैं उन्हें पकड़ने वाली थी, उसी वक्त मेरी सास कमरे में आ गई और पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो मेरे कमरे में। मैं घबरा गई और जल्दी से कहा, मैं तो सफाई करने आई थी। वह मुझसे अजीब अंदाज में बोली, तुम जाओ मैं खुद कर लूंगी। उसके बारे में मैं सोचने पर मजबूर हो गई। ऐसा क्या राज हो सकता है जो यह दोनों औरतें मुझसे छुपा रहे हैं। एक दिन स्टोर रूम की सफाई करते हुए मुझे एक शादी का एल्बम मिला। वह सास की शादी का एल्बम था। तस्वीरें देखते हुए एक तस्वीर पर मैं चौंक गई। वो तो मेरी माँ की तस्वीर थी जो दुल्हन के साथ बैठी थी। इस बात का सबूत मिल गया कि मेरी माँ और मेरी सास पुरानी जानने वाली थी। मगर अम्मा ने मेरी सास के साथ ऐसा क्या बुरा किया जो इतनी माफिया मांगती थी। मैंने फैसला कर लिया था कि कुछ भी हो जाए इस राज की तह तक पहुंचना है। इसलिए अब की बार जैसे अम्मा ने मुझे वो काले रंग की थैली दी थी, जाकर अपनी सास को दे दो, तो मैंने घर से बाहर निकलते ही एक पार्क की तरफ चली गई। वहां बैठकर मैंने थैली खोली तो अंदर से वो झुमके निकले जो मैंने अक्सर अम्मा के कानों में देखा करती थी। साथ में एक बहुत पुराना कागज था, वो कई जगहों से खराब हो गया था। मैंने उस कागज की तरफ खोलकर देखा तो उस पर एक बहुत ही प्यारी सी गजल लिखी हुई थी और आखिर में भेजने वाले का नाम भी लिखा गया था। मगर वहाँ से कागज फटा हुआ था तो मैं देख नहीं पाई थी। यह सब क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मा अपने झुमके और ये किसी का भेजा हुआ खत मेरी सास को क्यों दे रही है। ऐसा क्या था जो यह सब करने की नौबत आ गई। एक ख्याल यह आया कि यह दोनों दोस्त रह चुकी हैं और एक दूसरे को जवानी में खत भेजा करती होंगी। इसलिए हो सकता है मेरी माँ सास की दी हुई सारी चीजें वापस कर रही हो। फिर मैंने उस थैली को वैसे ही बंद कर दिया और जाकर अपनी सास को दे दी। आज वह खुश नहीं लगी। मुझे कहने लगी कि अपनी माँ को कहना कि अब यह सब भेजने की जरूरत नहीं है, इन चीजों पर मेरा कोई हक नहीं, बल्कि रुको मैं वह सब तुम्हें ला कर देती हूँ जो अब तक तुम्हारी माँ ने भेजा है। सास अपने कमरे में गई और अब तक जितनी काली थैलियाँ मेरी माँ ने सास के लिए भेजी थी वह सब एक बैग में डाल दी और मुझे कहा कि अपनी माँ को अभी वापस करके आओ। शायद उसे शक था कि कहीं मैं कमरे में जाकर यह सब खोलकर ना देख लूं। मैंने पूछा भी, क्या आप मुझसे सारी बात बताएं, क्या चल रहा है, फिर भी शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं। मगर सास एक ही बात कहती रही कि अपनी माँ को कहना मैंने उसे माफ किया, वह भी खुद को माफ कर दे। मैं अभी अभी तो अपने मायके से आई थी, इसलिए इतनी जल्दी वापस नहीं जाना चाहती थी। मगर मेरी सास ने मुझे मजबूर कर दिया कि जाओ अभी अपनी माँ को यह सब दे कर आओ। मैं घर से निकलने लगी तो सास कहने लगी, रुको अपनी नंद को भी साथ ले जाओ। मगर मैं उन सबको खोल कर देखना चाहती थी, इसलिए उनको मना कर दिया और खुद अपने घर जाने के बजाय एक पार्क में चली आई। मैंने बारी बारी उन सब थैलियों को खोलना शुरू कर दिया। सभी में कोई न कोई चीज थी और साथ में एक खत भी था। मैंने खत पढ़ना शुरू किया। लिखा था, यहाँ आए 2 माह हो चुके हैं और इन 2 महीनों में मैं तुम्हें 20 खत भेज चुका हूँ, मगर तुमने अभी तक एक का भी जवाब नहीं दिया। घर में सब ठीक है ना? मैं वापस आकर अपने माँ बाप को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजूंगा। एक और खत में लिखा था, मैं तुम्हारी वजह से यह सब खत तुम्हारी सहेली के पते पर पोस्ट करता हूँ ताकि तुम पर कोई बात न आए, और सबके साथ एक तोहफा भी भेजा है। मुझे जवाबी खत में बताना कि कैसा है। मुझे तुम्हारे खत का इंतजार रहेगा।
उस खत के साथ उस थैली में एक बारीक सोने की चेन थी जो मैंने कई बार अम्मा की गर्दन में देखी थी। जितने भी खत थे सब में मोहब्बत का इजहार लिखा गया था। मेरी नजर एक और खत पर पड़ी। अब तुम मुझे खत नहीं भेजती, ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ? मुझे तुम्हारी दोस्त ने बताया कि अब तुम्हें मुझ में दिलचस्पी नहीं रही। मैं घर छोड़ विदेश में क्या आ गया? तुम तो मुझे भूल ही गई। मैंने चौंकते हुए एक और खत उठाया। तुम्हारी शादी की खबर मिली, दिल रुक सा गया है। मगर मुझे यह तो बताओ, मेरा क्या कसूर था? सिर्फ तुमसे मोहब्बत ही तो की थी और मुझे लगता था शायद तुम भी मुझसे मोहब्बत करती होगी, मगर तुमने शायद सिर्फ वक्त गुजारी। मैं इस बेवफाई के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। मैं सब खत पढ़ चुकी थी और सारे तोहफे को देख चुकी थी। वह सब खत एक ही शख्स के, संजय सिंह के लिखे थे और वह कोई और नहीं, मेरे पापा हैं, जिन्होंने मोहब्बत की इंतहा कर दी और अपनी मोहब्बत उन खत में बयां कर दी। मगर यह किसको लिखे गए थे? क्या मेरी माँ को? फिर मेरी सास इनको पढ़ पढ़ कर क्यों रोती थी? मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं वहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ा सकूं। मैंने वहीं बैठे बैठे अपनी सास और माँ को फोन करके कहा कि मैं यहाँ पार्क में बैठी हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ ही देर में दोनों मेरे लिए वहाँ आ गई। पहले मेरी माँ आई थी, मेरे पास खुली हुई वह सब चीज है और खत देखकर अम्मा की रंगत फीका हो गया। इतनी देर में सास आ गई, उसकी भी वही हालत हुई जो अम्मा की थी। मैंने कहा मैं यह सब पढ़ चुकी हूँ और कुछ कुछ समझ भी रही हूँ, मगर फिर भी मुझे सब जानना है। कहने लगी तुझे यह सब खोलकर नहीं देखना चाहिए था। यह मेरा वह राज था जो मैंने सारी जिंदगी तेरे बाप से भी छुपाए रखा। मैं और तेरी सास बचपन की सहेलियां हैं। हमारा बचपन और जवानी एक साथ हंसते खेलते गुजरी। मैं प्रियंका को हमेशा अपनी बहन कहती थी और वह मुझे अपनी। कोई देखता तो हमारा सलूक देखकर किसी को लगता ही नहीं था कि हम सहेलियां हैं, बल्कि वह समझते कि हम सगी बहनें हैं। इस ताल्लुक में दरार तब पड़ी जब संजय सिंह की फैमिली हमारी गली में शिफ्ट हुए। वह भी हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग थे और बहुत जल्द सारे मोहल्ले में उनकी जान पहचान हो गई। पता नहीं कब और कैसे मुझे संजय अच्छा लगने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वह मुझे नहीं बल्कि प्रियंका को पसंद करता था और यह जलन मुझे अंदर से खाए जा रही थी। जिंदगी में पहली बार मुझे प्रियंका से जलन महसूस हुआ। प्रियंका के घर वालों ने प्रियंका की शादी किसी अमीर घराने में करना चाहते थे, इसलिए संजय अपना करियर बनाने परदेश में चला गया। वहाँ जाकर प्रियंका को खत लिखने लगा, जो शुरू में तो प्रियंका को मिलते रहे, मगर फिर मेरे दिल में मैल आ गया तो मैंने संजय के खत प्रियंका को देना बंद कर दिए और अपनी तरफ से खत संजय को भेजने लगी। एक तरफ मैंने प्रियंका को यह यकीन दिला दिया कि वह वहाँ शादी कर चुका है, तो दूसरी तरफ से संजय को बता दिया कि तुम्हारी प्रियंका अब किसी और को चाहने लगी है। यूं मैं अपने स्वार्थ में आकर दो मोहब्बत करने वालों को जुदा कर दिया। प्रियंका की शादी हो गई तो मैंने संजय को तसल्ली देने के लिए खत लिखना शुरू किया और बहुत जल्द उसके दिल में जगह बना ली। वह प्रियंका की शादी के 3 साल बाद वापस आया। बहुत कुछ बदल चुका था। उसने मुझसे शादी कर लिया और मुझे अपने साथ बाहर ही ले गया। धीरे धीरे वह मुझसे मोहब्बत करने लगा। मुझे कभी कभी पछतावा होता कि मैंने कितना गलत किया, मगर अब मैं उसको सच बताकर उसकी नजरों में गिरना नहीं चाहती थी। आखिर जब तुम 15 साल की हुई तो तुम्हारे भविष्य के लिए हम पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए। इस दौरान मैंने बहुत दुआएं की कि हमारा प्रियंका से सामना ना हो, लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं था। एक दावत पर तुम्हारी बुआ और संजय की मुलाकात प्रियंका से हुई और सब कुछ खुलकर उनके सामने आ गया। घर आकर तुम्हारा बाप मुझसे बहुत लड़ा कि मैंने यह क्यों किया, तभी उसको हार्ट अटैक हुआ। मैंने उससे बहुत माफिया मांगी, वह शायद मुझे माफ ना करता, मगर प्रियंका के कहने पर माफ कर दिया। मगर हम अब पहले जैसे ना रहे, सिर्फ तुम्हारी वजह से एक दूसरे के साथ थे। फिर तुम्हारे बाप को जाने क्या सूझी कि कहने लगा
तुम्हारी शादी प्रियंका के बेटे से करेगा। मैं डर गई कि प्रियंका अपनी शिकस्त का बदला मेरी बेटी से न ले, मेरी बेटी की जिंदगी तबाह कर देगी, इसलिए मैं इतनी परेशान थी। इस सब के बावजूद मैं उससे नजरें नहीं मिला सकती थी क्योंकि मैं सख्त शर्मिंदा थी। मैंने यह सब प्रियंका को इसलिए भेज दिया क्योंकि वह उसी की अमानत थी जिस पर मैं अपना हक जमा कर बैठी थी। मैं जानती थी उसने संजय की निशानी को अपनी बहू इसलिए बनाया है ताकि मुझे शर्मिंदगी ना हो, मगर फिर भी जो मैं कर चुकी थी उसके बाद कैसे उसका सामना करती। मेरी सास भी रोते हुए सब कहने लगी, मेरी सास भी रोते हुए कहने लगी, मैंने तो तुम्हें कब का माफ कर दिया है। मेरा और संजय का जोड़ किस्मत में नहीं था, शायद इसीलिए यह सब हुआ। तुम खुद को माफ कर दो। मैंने तुम्हारी बेटी को बेटी बनाया है, किसी बदले के लिए इसे बहू नहीं बनाया। मेरी माँ और सास गले मिलकर रोने लगी। मेरी आंखों से भी आंसू जारी हो गए। उनके गिले शिकवे और नाराजगी खत्म हो चुकी थी। कुछ समय बाद मेरी सास मेरी माँ को अपने साथ अपने घर ले आई और हम सब मिलजुल कर रहते। मेरी माँ ने मेरी सास के साथ बहुत बुरा किया था, मगर ये मेरी सास का ही नजरिया था कि बदले के बजाय माफ कर दिया। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस तरह अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।